अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसीब और आज की वीडियो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड होने वाली है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आपने अटेस्ट करवाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आपने नोटराइज़ करवाना है। अटेस्टेशन और नोटराइजेशन में फ़र्क क्या होता है और नोटराइजेशन करवाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का दिखेगा, मैं आपके साथ एक सैंपल भी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, हाउ टू गेट जर्मन स्टूडेंट वीज़ा। उसमें एक पोर्शन था डॉक्यूमेंट्स का, तो मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर की थी। तो क्योंकि कुछ पॉइंट्स वहाँ मिस हो गए थे तो इसलिए मैं ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ कि जिसमें मैं A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड हैं। फिर हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हमने अटेस्ट करवाना है और किस जगह से अटेस्ट करवाना है। और फिर हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हमने नोटराइज़ करवाना है, कहाँ कहाँ से हम नोटराइज़ करवा सकते हैं और नोटराइज़ करवाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट किस तरह का दिखेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है पासपोर्ट। उसके बाद तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मैट्रिक टू आपकी करंट एजुकेशन। अगर आपने करंट बैचलर्स किया हुआ है तो मैट्रिक से लेकर बैचलर तक के तमाम डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और आप सेकंड मास्टर्स के लिए जर्मनी आना चाह रहे हो तो मास्टर तक की तमाम डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए आइल्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आइल्स के बगैर भी आपको एडमिशन दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आइल्स मांगती हैं, तो आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो कि जहाँ आइल्स नहीं चाहिए तो वहाँ पर उनको चाहिए होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल सकता है बआसानी। इसके बाद आपको चाहिए यूरोपास की CV। यूरोपास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाएंगे आप और अपनी डिटेल्स देंगे तो आपको एक CV बन करके आ जाएगी। ये CV चाहिए। इसके बाद आपको लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशंस, लेटर ऑफ़ मोटिवेशंस। लेटर ऑफ़ मोटिवेशन हर यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए होता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो हर यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग लेटर ऑफ़ मोटिवेशन आपको चाहिए। उसमें आप बताते हो कि क्यों आप इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो। लेटर ऑफ मोटिवेशन पे एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर आप डिटेल में देखना चाहें कि लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह लिखना है तो आप उस वीडियो पर जा करके देख सकते हैं। लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशंस आपको आपके प्रोफेसर लिख के दे सकते हैं, आपको आपका एम्प्लॉयर लिख के दे सकता है। आपको 2 लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं। यूजुअली बच्चे जो हैं वो जा कर के अपने प्रोफेसर से लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशंस लिखवा लेते हैं। तो आपके पास आपका पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आइल्स की रिपोर्ट, यूरोपास की CV, LOMs, LORs हो गए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि अगर आपके पास हैं तो आप वो भी अटैच कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें आपका आ जाता है एक्सपीरियंस लेटर। अगर आपने कहीं पर जॉब की हुई है किसी फर्म में तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आप साथ लगा सकते हो। अच्छा, एक केस ये होता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटीज़ में और आप कहीं पर जॉब कर रहे हो अगर पाकिस्तान में, तो आप एक्सपीरियंस लेटर यूजुअली मांगते नहीं हो, क्योंकि अगर आप अपनी फ़र्म से एक्सपीरियंस लेटर मांगते हो तो यूजुअली वो पूछ लेते हैं कि आपको एक्सपीरियंस लेटर क्यों चाहिए, और आप बताना नहीं चाह रहे होते कि यार मैं मास्टर्स के लिए कहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप पे स्लिप अटैच करके यूनिवर्सिटी को भेज सकते हो। मैंने भी अपने केस में ये किया था, मैंने एक्सपीरियंस लेटर अपनी फर्म से मांगा नहीं था। मेरी जो लेटेस्ट पे स्लिप जो थी वो मैंने लगा करके अपनी यूनिवर्सिटी को भेज दी थी और यूनी असिस्ट पे भी अपलोड कर दी थी, ताकि उनको एक प्रूफ चला जाए कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस लेटर मैंने बाद में लिया था, जब मेरा एडमिशन हो गया था तो फिर मैंने बाद में जब रिज़ाइन दिया था तो मैंने एक्सपीरियंस लेटर तब ले लिया था। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है और आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप उसकी पे स्लिप भी लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज़ किए हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो ये सब बोनस हैं, ये चीज़ें भी आप साथ लगा सकते हो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अटेस्टेशन की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी आपको अटेस्टेशन करवानी है। अटेस्टेशन के लिए अगर तो आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है उनके बोर्ड से। मैंने अपने मैट्रिक और इंटर का कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट अटेस्ट नहीं करवाई थी IBCC से। तो ये एक कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी लोग इसमें परेशान होते हैं कि यार मैं अपने मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो मैं कहाँ से वेरीफ़ाई करवाऊँ, अटेस्ट करवाऊँ, और मेरे इंटर के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो मैं कहाँ से जाकर अटेस्ट करवाऊँ। IBCC होता है नॉर्मली, वहाँ से जो लोग जाकर अटेस्ट करवाते हैं, लेकिन मैंने नहीं करवाई थी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट और यूनिवर्सिटी की डिग्री HEC से वेरीफ़ाई करवानी है, HEC से अटेस्ट करवानी है।
अच्छा, अब एचईसी से वेरीफाई करवाने का तरीका क्या है कि आपने एचईसी के पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है पर्सनल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं उनके पोर्टल पर। आपकी एक इनिशियल सिक्रूटनी होगी, जब वो आप पास कर दोगे तो वो आपको एक चालान दे देंगे, वेबसाइट पर ये एक चालान आ जाता है, वो चालान आपने जमा करवाना है। और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, अब दो तरीके हैं, या तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजोगे अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा रहे हो, अटेस्टेशन करवा रहे हो। अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आप तो ऑनलाइन अटेस्टेशन करवा रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट्स टीसीएस के थ्रू भेज दोगे, और अगर आप फिज़िकल अटेस्टेशन करवा रहे हो तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के एचईसी के ऑफिस चले जाओगे जो भी आपके एरिया में है, और वहाँ से जा कर के आप अटेस्टेशन करवा लोगे अपने डॉक्यूमेंट्स की। जब आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरह का दिखेगा। एक यहाँ पर स्टैंप लगी होगी एचईसी की, एक टिकट लगी होगी, उस पर साइन हुआ होगा, तो इस तरह आपका डॉक्यूमेंट ये अटेस्ट हो जाएगा एचईसी से। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि एचईसी से अटेस्ट करवाने से पहले आप यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से जाके अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाते हो। मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी थी तो हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि एचईसी से वेरीफाई करवाने से पहले हमने अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास जाना था, और वहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की स्टैंप चाहिए थी। और पहले हमारा इंटरनल यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, पहले वो वेरीफाई करेगा हमारी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद फिर हम एचईसी से जाके अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाएंगे। जब मेरे यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्जामिनेशनल डिपार्टमेंट ने जब मेरी डिग्री वेरीफाई की थी तो उन्होंने ये स्टैंप लगा करके यहाँ पर साइन कर दिए थे। आपने अपने बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट करवा लिया। अब आपका अगला स्टेप आता है नोटराइजेशन का। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नोटराइजेशन होती क्या है और उसकी ज़रूरत हमें कहाँ पेश आती है। अच्छा, जब आप यूनी असिस्ट के पोर्टल पर ऑनलाइन अपने सॉफ़्ट कॉपीज़ अपलोड कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इंटर और मैट्रिक की जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स हैं वो तो अटेस्ट आपने करवाए नहीं होंगे, वो विदाउट अटेस्टेशन सिर्फ आपने सॉफ़्ट कॉपीज़ स्कैन करनी है और आपने अपलोड कर देने। और जो बैचलर्स है उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपने अटेस्ट करवाई होगी, उसकी आपने स्कैन कॉपी निकालनी है और वो अपलोड कर देने यूनिसिस्ट के पोर्टल पर। यहाँ पर नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। नोटराइजेशन की ज़रूरत पेश आती है कि जब आप यूनी असिस्ट को हार्ड कॉपी में अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजते हो, फिज़िकल कॉपीज़ जब आप भेजते हो यूनी असिस्ट को, तो जब आप यूनी असिस्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ तो यूनी असिस्ट को नहीं भेज दोगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गई, आपने अपनी ओरिजिनल कोई भी डिग्री, कोई भी ट्रांसक्रिप्ट, कोई भी ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपने यूनी असिस्ट को बाय पोस्ट नहीं भेज देना। मुझे एक लड़के ने पूछा कि यार मैं यूनी असिस्ट को डॉक्यूमेंट्स भेजने लगा हूँ तो क्या मुझे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं यूनी असिस्ट को? भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेज देना, क्योंकि आप पाकिस्तान में हो। आपने अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जर्मनी भेज दिए तो आपके पास तो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं बचेगा। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को ये बात पता है, लेकिन शायद किसी को अगर नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट आपने यूनी असिस्ट को नहीं भेज देना जर्मनी में। वो आपको वापस भेजें या ना भेजें और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जर्मनी भेज के बैठ गए हो, तो ऐसा नहीं करना प्लीज़। यूनी असिस्ट को जो अपने डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भेजने हैं वो आपने नोटराइज डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भेजने होते हैं, तो उसके लिए आपको नोटराइजेशन की ज़रूरत होती है। नोटराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी रिस्पेक्टेबल बंदे ने, किसी ऑथराइज्ड बंदे ने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखें, ठीक है, और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ जो आप करवा के लेके गए हो उनको मैच किया है, और उसने देखा है कि यार फ़ोटोकॉपीज़ बिल्कुल वैलिड हैं, जैसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वैसी ही फ़ोटोकॉपीज़ हैं, कोई हेर फेर नहीं की हुई है आपने। तो जब वो मैच करेगा उसके बाद आपकी फ़ोटो कॉपीज़ को वो नोटराइज़ कर देगा, उस पर वो कुछ स्टैम्प्स लगाएगा, वो भी हम देखते हैं, और साइन करके दे देगा, तो वो नोटराइजेशन हो जाती है आपकी, ठीक है। फ़ोटो कॉपीज़ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ आप करवाते हो, वो फ़ोटो कॉपीज़ आप जाके नोटराइज़ करवाते हो, तो उसको नोटराइजेशन कहते हैं। तो वो फ़ोटो कॉपीज़ जो नोटराइज्ड होती हैं वो फिर आप यूनी असिस्ट को भेजते हो, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट दिखता किस तरह का है और आपने नोटराइजेशन करवानी कहाँ से। पहले ये समझ लेते हैं कि नोटराइजेशन आप कहाँ से करवा सकते हो। अच्छा, नोटराइजेशन आप कहाँ से करवा सकते हो? आपके एरिया में कोई भी सिटी कोर्ट या हाई कोर्ट होगा, कोई भी अदालत होगी, उस अदालत में आप चले जाइएगा। अदालत के बाहर वकीलों के ऑफिसेज़ बने होते हैं, तो वहाँ से आप पता कर लीजिएगा कौन सा वकील ऐसा है जो ऑथराइज्ड है, जो नोटराइजेशन करता है, तो वहाँ से जाके आपने नोटराइजेशन करवा लेनी है।
अगर तो आप कराची में रहते हो तो आप सिटी कोर्ट जाएंगे। सिटी कोर्ट के बाहर ऑफिसेज बने हुए हैं वकीलों के, तो वहाँ पर जा कर के आप पूछ लीजिएगा कि कौन बंदा भाई नोटराइज़ करता है, और आपने उसको बताना है कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट्स बाहर भेजने हैं, तो इंटरनेशनल नोटराइजेशन करवानी है। इंटरनेशनल का वो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्टैंप होती है, उसमें लिखा होता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी हर मुल्क के लिए सूटेबल है। अब नोटराइज़ हुआ हुआ डॉक्यूमेंट दिखता कैसे? आपने अपनी ओरिजिनल अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ली यूनिवर्सिटी की, बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की। आपने ओरिजिनल अटेस्टेड जो आपका डॉक्यूमेंट था उसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवाई। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जब नोटराइज़ करवाना है इस डॉक्यूमेंट को, तो ये कुछ स्टैम्प्स हैं। एक स्टैम्प ये लगी हुई है जो कि कहलाती है गोल्डन सील। ये बेसिकली स्टिकर है, इस पे लिखा होता है नोटरी पब्लिक और ऑफिशियल सील, इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है मेरे डॉक्यूमेंट में, तो होपफुली आपके पास भी ऐसा ही कुछ लिखा होगा। और ये स्टिकर है, ये स्टिकर वो चिपकाएंगे आपके हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। ये स्टिकर ज़रूरी है। उसके बाद एक स्टैम्प यहाँ पर लगी हुई है, इस पर लिखा हुआ है नोटराइज टू टेक इफ़ेक्ट टू ऑल कॉन्टिनेंट्स आउट ऑफ पाकिस्तान अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये इस तरह की ये ट्रायंगल की तरह की स्टैम्प लगती है, ये स्टैम्प लगवाना ज़रूरी है। उसके बाद एक ये स्टैंप लगी हुई है ऑफिशियल सील नोटरी पब्लिक सिटी कोर्ट कराची। तो इस तरह की जो भी आपका एरिया होगा उसकी एक स्टैंप होगी, ये स्टैंप लग जाएगी। और फिर जिस बंदे ने नोटराइज़ किया हुआ है उसकी अपनी पर्सनल स्टैंप और उसके ऊपर उसका साइन, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये स्टिकर और ये स्टैम्प्स आपके पास लग गई, ये साइन हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका ये डॉक्यूमेंट नोटराइज़ हो गया। आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज़ करवाना है, मैट्रिक, इंटर, यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो आपने उसको नोटराइज़ करवाना है। इसी तरह हर डॉक्यूमेंट के ऊपर ये स्टैम्प और इस तरह के स्टिकर्स लगेंगे। अच्छा, ये नोटराइजेशन के सेट्स आप बनवा लीजिएगा मल्टीपल, आप 5 से 6 सेट्स बनवा लीजिएगा, क्योंकि एक सेट आप यूनी असिस्ट को भेजोगे और उसके बाद अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी को आपने डायरेक्ट अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में और आप डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी को अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी को भी आपने नोटराइज डॉक्यूमेंट्स भेजने। तो 3-4 आप सेट बनवा लीजिएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने ये नोटराइज डॉक्यूमेंट जो है ये एज इट इज़ आपने यूनी असिस्ट को भेजना है। आपने इस नोटराइज डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी करवा कर वो फ़ोटो कॉपी यूनी असिस्ट को नहीं भेजनी। जो डॉक्यूमेंट भी आप बाय पोस्ट भेजेंगे उस डॉक्यूमेंट पे ये सील लगी होनी चाहिए और ये सारे जो स्टैम्प्स हैं ये एज इट इज़ ओरिजिनल लगी होनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना है कि एक डॉक्यूमेंट को नोटराइज़ करवा लिया और बाकी उस नोटराइज डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ करवा कर आप भेज रहे हैं, वो गलत है। मतलब कि अगर आप 3 सेट्स को नोटराइज़ करवा रहे हो तो हर सेट पर अलग अलग ये सील लगेगी, अलग अलग स्टैम्प्स लगेंगी। अच्छा, अब सवाल आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटराइज़ करवाना है। तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटराइज़ करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि वो ग्रे एरिया, आप करवाओ या ना करवाओ नोटराइज़, तो वो आप पे डिपेंड करता है। जिसमें आइल्स की रिपोर्ट आ जाती है, आप उसको नोटराइज़ करवाएं या ना करवाएं, बेशक आप बगैर नोटराइज़ के भी भेज दें तो मसला नहीं है। लेकिन मैंने करवाई थी आइल्स की रिपोर्ट भी नोटराइज़ करवाई थी, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है आपको आपके एम्प्लॉयर से जो मिला है, मर्ज़ी है आपकी, आप करवाओ या नहीं करवाओ, मैंने करवा ली थी क्योंकि नोटराइजेशन कोई इतनी महंगी नहीं होती। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि ओरिजिनल नहीं भेज रहे हो आप, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भेज रहे हो, और वो कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जैसे आइल्स हो गया, आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो करवाना ही है, वो तो मस्ट है। लेकिन उसके अलावा जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप करवाओ या ना करवाओ। करवा लो तो बेहतर है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको नोटराइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है वो हैं आपके LOMs, LORs, आपकी CV। इन डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटराइज़ नहीं करवाना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपने ख़ुद से बनाए हुए हैं, ये किसी अथॉरिटी ने आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको नोटराइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आसान अल्फाजों में A to Z सब समझा सकूं, लेकिन फिर भी कुछ अगर मैंने मिस कर दिया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करके आपको जवाब दे दूँ।